गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, सेल चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा चल रहा है और कल हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन हमने स्टडी कर लिया था और इसके साथ हमने माइटोकॉन्ड्रिया का ये एलएस स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, इसके आगे का बच्चों आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि क्रिस्टी ये हमारा है, इस क्रिस्टी को हमको क्या करना है बच्चों, जूम करके देखना है। ठीक है ना, इसको बड़ा करके देखना है। अब ये जो हमारा क्रिस्टी है, फिंगर लाइक जो ये प्रोजेक्शन है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, इसको जब हमने जूम किया तो हमने क्या देखा। देखिए, ये यही क्रिस्टी है जो कि इसका यहाँ पर ये आपको इतना पतला सा ये वॉल जो दिख रहा है, एक लाइन, वो यहाँ पर इतना थिक दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टी। ओके, इस क्रिस्टी को अगर आप देखेंगे कि ये किन चीज़ों से बना हुआ है, तो ये क्रिस्टी बना हुआ है। देखिए, ऊपर जो इसमें लेयर है ये प्रोटीन्स के लेयर है, यानी कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। ठीक है ना, तो यहाँ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। उसके बाद नीचे वाली लेयर जो है वो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अरेंज है, यानी कि ये हमारा प्रोटीन का लेयर, ऊपर प्रोटीन का लेयर है। उसके बाद हमारा ये भी प्रोटीन का लेयर है। ओके, तो इसमें दो लेयर ये प्रोटीन के बने हुए हैं और बीच में आप देख रहे हैं इसमें कि लिपिड का ये बाई लेयर। बाई मीन्स क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि बाई मीन्स होता है 2, है ना। तो दो लेयर इसमें आप बीच में देख रहे हैं कि ये लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड का यहाँ पर ये दो लेयर मौजूद है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लिपिड बाई लेयर। ओके, इसके अलावा और क्या पाया जाता है इसके अंदर, है ना। क्रिस्टी का जो मैंने आपको बताया कि ये साइट जो है क्रिस्टी का जो साइट है, इसमें क्या है कि ये अंदर ये फोल्डेड होने की ज़रूरत क्या पड़ी। कल हमने इसको पढ़ा था कि ऐसे ही ये नॉर्मली क्यों नहीं है, जैसे हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वैसे इनर मेम्ब्रेन में नॉर्मली ऐसे ही क्यों नहीं है, ये अंदर की तरफ ये बार बार मुड़ा हुआ क्यों है ना। ये हमने पढ़ा था कि मुड़ा हुआ इसलिए है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। एक बड़ी सी चीज़ को जब हमको छोटे जगह में एडजस्ट करना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये फोल्डेड है। और बड़ा क्यों चाहिए, बड़ा तो बड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो वॉल होगा उसके अंदर साइट है एनर्जी बनाने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए हमको एटीपी की एनर्जी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसमें हमको मिलेंगे। तो वो जितना बड़ा चेन रहेगा वो चीज़ें, वो जगह हमको उतना ज़्यादा मिलेगा। साइट मतलब स्थान है ना, स्थान हमको उतना ही ज़्यादा मिलेगा एटीपी यानी कि एनर्जी बनाने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिपिड का लेयर हो गया। उसके बाद ये जो इसमें आपको बड़े बड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें ये जो होते हैं ये बेटा होते हैं रेस्पिरेटरी चेन्स एंड एंजाइम्स, यानी कि इसी में ये एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर कि फंक्शन हमारा होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये रेस्पिरेटरी चेन है। पूरे एंजाइम्स के चेन होते हैं जिनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी चेन एंड एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी में अरेंज रहते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में। उन्हीं के बीच में आपको अंदर की तरफ एम्बेडेड है ना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, ऑक्सीजोम, जिनको हम F1 FO पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी में क्या रहते हैं, अंदर की तरफ ये एम्बेडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब तो हमने ये देख लिया, ये ऑक्सीजोम हमारे, जिसको ऑक्सीजोम भी बोला जाता है, तो ये ऑक्सीजोम हो गया, प्रोटीन का लेयर हो गया, बायोलिपिड लेयर हो गया और हमारा रेस्पिरेटरी चेन एंड एंजाइम्स भी इसमें पाया जाता है। तो ये जो लेयर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं एनर्जी बनाने के लिए, वो जगह ही इसी के अंदर ये अवेलेबल होता है। ठीक है ना, इसके अंदर से ही प्रोसेस चलता रहता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है। जब हम ये ऑक्सीजोम हमको जो ये अंदर दिखाई दे रहे हैं, माउंटिंग के पश्चात जब हम माउंटिंग कर देते हैं तो आफ्टर माउंटिंग हमको यही ऑक्सीजोम बाहर उभरे हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से माउंटिंग किया कैसे जाता है इसके पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी। तो ये जो होते हैं ऑक्सीजोम, तब हमको ये बाहर ऐसे उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो ये ऑक्सीजोम है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर थोड़े में ही ये ऑक्सीजोम बनाया है। ये ऑक्सीजोम रैकेट लाइक ऑक्सीजोम आपको पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में बनाना है, पूरे क्रिस्टी के सरफेस पर। आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजोम है इसकी लेंथ कितनी होती है ना, लंबाई कितनी होती है, तो ऑक्सीजोम को भी यहाँ से एक निकाल करके और इसको यहाँ बड़े रूप में दिया गया है। देखिए बच्चों, ऑक्सीजोम जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पहला इसका हो गया हेड,
है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हेड है, या इसी को आप नोब बोलिए, या इसी को हम बोलते हैं F1। ठीक है, तो F1 कहा जाए इसको, या हेड कहा जाए, या नोब कहा जाए, ये हम ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं। जो ये इसकी गर्दन होती है इसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, और ये जो इसका बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस, या फिर पेडिकल, या फिर हम इसको FO बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, हेड, स्टॉक और ये इसका बेस। ओके, उसके बाद इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होता है वो 70 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई का भी मेजरमेंट किया गया ना, कि लंबा कितना होता है, वो सारी चीज़ें पता की गई हैं। तो देखिए इतना एंगस्ट्रॉन इसकी लंबाई होती है। इसके अंदर जो इसका ये नोब है, जो हेड है, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है एटीपेज, है ना। एटीपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एटीपी यानी कि एनर्जी, तो एटीपी यानी कि जो एनर्जी बन रही है उसकी मदद कौन करता है, एटीपेज एंजाइम। और कौन सा फंक्शन यहाँ चल रहा है इसके अंदर, इस नोब के अंदर जो फंक्शन चलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन। ये प्रोसेस चलता है और इसमें से एटीपी की एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। ओके बच्चों, 2 ऑक्सीजोम के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितने कितने डिस्टेंस पर ये अरेंज है, आप देखेंगे तो 2 ऑक्सीजोम के बीच का डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉन होता है। अब इतनी सारी चीज़ें, अगर हम कोई नॉर्मली कोई चीज़ बहुत नाप तोल के भी करते हैं उसमें भी मिस्टेक आ जाती है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो इतनी छोटी चीज़ में जो बना हुआ है उसमें भी 100 एंगस्ट्रॉन के डिस्टेंस पर ही ऑक्सीजोम को अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि कितना विचित्र सा एक अद्भुत वंडरफुल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि बहुत ही एक विचित्र है ना, एक अद्भुत ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, जो कि पूरे सेल को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस। तो ये फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन पे हम ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, हम जब फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन यही है, एनर्जी प्रोडक्शन, और इस वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है कि पूरे सेल को जो पावर देता है, जो एनर्जी देता है, पूरे सेल को काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो कहाँ से मिलता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, जैसा कि अभी बताया कि एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है ना, एनर्जी का मतलब होता है एटीपी। एटीपी की जो एनर्जी के जो पैकेट्स बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का मतलब आप नॉर्मली समझो कि एनर्जी, तो एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि ए के साथ, एडिनोसिन के साथ जब हाई एनर्जी बॉन्ड से 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो ए फॉर एडिनोसिन और 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट, तो इसी को बोला जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये जब बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है तभी यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और इस तरीके से हमको एटीपी एनर्जी देता है। ठीक है, अब अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये ब्रेक हो गया और एक फॉस्फेट इसमें से हट गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए फॉर एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट के लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे डाई और पी फॉर हो जाएगा फॉस्फेट। तो अब हम इसको नाम देंगे एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, अब ये वाला हाई एनर्जी बॉन्ड भी अगर टूट गया, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और ये बन गया हमारा ए फॉर एडिनोसिन, ये एक बचा है तो इसको हम बोलेंगे एम मतलब मोनो, एडिनोसिन मोनो और पी फॉर फॉस्फेट। तो ये होता है हमारा एटीपी, एडीपी और एएमपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद देखिए तो एटीपी इस तरीके से हमको एनर्जी प्रोडक्शन करता है और एटीपी का फॉर्मूला, एटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है, हमको ये जो एनर्जी बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए इसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम जो फूड मटेरियल हमने खाया उसको डाइजेस्ट किया, वहाँ से मिलता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज, और जो हमने ब्रीदिंग किया वहाँ से हमको मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों ही चीज़ें पहुँचती हैं जब यहाँ
ठीक है, सेल के अंदर, तो उन्हीं को यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन यानी कि एटीपी बना रहा है, एनर्जी के पैकेट्स बना रहा है। ठीक है, एक ग्लूकोज से 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी के यानी कि एनर्जी के पैकेट्स बनेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें प्रवेश करता है एडीपी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी प्रवेश करता है, एक फॉस्फेट जाता है और एक ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट और एडीपी जाते हैं और यहाँ से बन के क्या निकलता है प्रोडक्ट, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, CO2 प्रोडक्ट बनता है और साथ में H2O प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें किस कैसे कौन कौन से प्रोसेस और किस तरीके से एनर्जी बना रहा है ये बहुत लेंदी है। हम उतने लेंदी पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो अलग से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, काफ़ी बड़ा है वो। हम इसको शॉर्ट में इसका बस यहाँ पर बताएंगे फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, है ना, ये जो फंक्शन करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो दो फंक्शन इसमें होते हैं। पहला होता है क्रेब्स साइकिल, सॉरी दो नहीं, इसमें तीन ये फंक्शन हो रहे हैं। पहला है क्रेब्स साइकिल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तीसरा है रिलेटिंग सिस्टम। ये तीनों प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखना है, इसलिए हम साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाले प्रोसेस। ठीक है, तो एनर्जी बनाने का कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम है एनर्जी बनाने का। ठीक है, उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है, मैट्रिक्स में, यानी कि यहाँ जो मैट्रिक्स है ना, ये जेली लाइक होमोजीनस सब्सटेंस। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल। ओके, क्यों यही होता है, आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स में क्यों होता है। तो क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए जिन जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो सारे एंजाइम्स हमको यहाँ मैट्रिक्स में ही अवेलेबल मिलते हैं, यानी कि यहीं पर इसका पूरा एनवायरनमेंट है। इस वजह से हमारा क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से ही जो हमने ये तीन प्रोडक्ट आपको बताया है, तो फर्स्ट जो हमारा क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा मैट्रिक्स के अंदर, उसमें से ही बनता है हमारा ये CO2। ठीक है, CO2 बनता है जिसको फिर हम लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करके और इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस इसमें कहाँ होता है वो ढूंढिए। तो हम ढूंढते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये होता है हमारे क्रिस्टी के ऊपर। ठीक है ना, ये जो हमारा क्रिस्टी है इस क्रिस्टी के ऊपर ही होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टी के ऊपर क्यों होता है, तो वही बात कि वहाँ पर उस प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। ठीक है, वहीं पर एंजाइम्स अवेलेबल है, तो इस वजह से क्रिस्टी के ऊपर ही ये प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O वाटर प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस के बाद बनता है। और थर्ड हमारा प्रोसेस होता है फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम। फॉस्फोरिलेटिंग सिस्टम का प्रोसेस जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, हेड में लोब में होता है ये, और यहाँ पर हेल्प करता है एटीपेज एंजाइम, और इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारा बनके तैयार होता है एटीपी, पैकेट्स बनके तैयार हो गया। ठीक है ना, तीसरा प्रोडक्ट जो होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू बनके तैयार होता है। तो ये तीन प्रोसेस हैं और तीनों ही प्रोसेस का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में, यानी कि एटीपी को बनाने के लिए ये तीनों कार्यक्रम जरूरी है, तीन प्रोसेस जरूरी है। कोई भी चीज़, जैसे हम कहते हैं कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उसका भी स्टेप होता है कि पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, तो पूरे प्रोसेस को हमने तीन स्टेप में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी एनर्जी के पूरे फंक्शन को हमने ये 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद ये फिर डिटेल में काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रोसेस सारे होते हैं, और तब जाकर के हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा फर्स्ट फंक्शन डन हो गया कि ये एटीपी बनाता है। सेकेंड है फंक्शन हमारा सेल प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया, कल मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके पास राइबोसोम भी है और इसके पास आरएनए भी है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना खुद का प्रोटीन खुद ही बना लेता है ना, दोनों की हेल्प से। आरएनए और राइबोसोम, इन दोनों की हेल्प से प्रोटीन अपना, जिसको जो भी जितना चाहिए प्रोटीन, वो खुद ही बना लेता है।
सेल्फ रेप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ज़रूरत है कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता है, तो फटाफट ये अपना रेप्लिकेशन करके अपने जैसा कॉपी बना सकता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो अपने जैसा ये कॉपी बनाने की यानी कि सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, तो ये भी इसका एक फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ये काम ये करता है। नेक्स्ट है सेल डेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेल डेथ, जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है, सेल डेथ का। अगर कोई सेल ऐसी है कि पूरा सेल जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और उसमें फंक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उस सेल को ख़त्म कर दिया जाए ना, उसकी डेथ करवा दी जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इस प्रोसेस में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। कैसे, ये तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन सेल डेथ में ये अपना एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा ऐसे भी होते हैं कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं ना, मतलब उनकी जो उनकी साइज़ है वो जितनी रहनी चाहिए, अच्छा उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई है सेल में, जिसकी वजह से सेल जो वो ग्रो करना शुरू कर दिया है ना, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, तो उस वजह से वहाँ पर वो डैमेज कर सकता है अगल बगल के सेल को, तो उस सेल को वहाँ पर भी डाई करना जरूरी होता है। उस कंडीशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है और उस सेल को डाई कर देता है, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सेल डिवीजन बहुत रैपिडली होता जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बाद में वो कैंसर, ट्यूमर, कैंसर ये इसका रूप ले सकता है। तो उस कंडीशन में भी सेल जो होता है, सेल को डेथ करवाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। तो सेल डेथ ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है, ठीक है। इसमें हेल्प और किस एंजाइम से करती है, जिस एंजाइम्स के हेल्प से करती है उसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी को यूज़ में लेकर के इसकी मदद से ये प्रोसेस, सेल डेथ का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरिंग कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, इसकी जो ये वॉल होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसमें कैल्शियम को स्टोर किया जाता है और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, इन सब प्रोसेस में ऐसे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी को चाहिए, ज़रूरत पड़ा तो चाहिए, तो कैल्शियम को स्टोर करने का काम भी ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद होता है हीट प्रोडक्शन। जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, चूँकि अब ये एनर्जी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर किचन है, किचन में खाना बन रहा है, तो वहाँ पर हीट निकल रहा है, तो उसकी वजह से वो किचन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, एनर्जी बन रहा है। एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये बॉडी को एक पूरे सेल के अंदर है ना, उसमें जितना टेम्परेचर चाहिए सेल को, वो टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है, यानी कि हीट का प्रोडक्शन करके सेल के अंदर सबको, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, अंदर का एनवायरनमेंट एकदम जितना होना चाहिए गर्म, उतना गर्म रखता है, ठीक है। और एक सेल के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, यानी कि हीट के प्रोडक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो ये इतने सारे फंक्शन हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के, ओके। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम कौन हो, कैसे, किसने तुमको पहले देखा, अपना रूप दिखाओ, ठीक है। स्ट्रक्चर उसने माइटोकॉन्ड्रिया ने दिखाया। फिर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया अपने काम बताओ, फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया ने लेकिन यहाँ पे जो अपने काम बताया है ये बहुत ही हमने सिंपल वे में पढ़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पे टॉपिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब हम इसको लेंदी पढ़ेंगे तो एक टॉपिक, क्रेब्स साइकिल तो पूरा साइकिल चलता है ना, केमिकल्स, एंजाइम्स, कहाँ क्या आ रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सारे ही काफ़ी लेंदी प्रोसेस हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमने यहाँ पे इसके समरी को देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शंस इसके होते हैं, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हमारा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये डन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डन हो गया, पूरा डीप में हमने देख लिया। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो कि आपके नीट लेवल तक काम आएगा, ठीक है ना। मतलब आप चाहो तो अपने हिसाब से, आपकी बुक में जितना दिया हुआ है, आप इतना पूरा पढ़ने के बाद आपकी बुक में जितना दिया हुआ है, 9th वाले बच्चे 9th के हिसाब से इसमें से ले लो, 10th वाले बच्चे इसमें से 10th के हिसाब से ले लो मैटर, है ना। और 11th 12th आप चाहें तो 12th स्टैंडर्ड का भी है ना, तो 12th वाले बच्चे उस हिसाब से ले लें। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो नीट लेवल के अकॉर्डिंग है, आप नीट के लिए भी उस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों, स्टडी करते रहना, ओके, हैव अ नाइस डे।